Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने BIF 101 का जो है शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और डिस्कशन ऐसे होगी कि इसमें मैं ज़्यादा डीपली आपको नहीं समझाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको क्लियर कर दूंगी ताकि आपकी कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो। तो आज का जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशंस तक देखा था, आज हम देखते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो पहला इन्होंने टॉपिक रखा है दैट इज़ साइज़ मैटर्स, यानी मैटर्स का जो साइज़ है वो कितना होता है, कैसे डिपेंड करता है। इसमें साइज़ का जो मैटर का साइज़ है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है सेल स्ट्रक्चर पे, यानी सेल का साइज़ कितना है। जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम सबसे पहले सेल का साइज़ देखें तो वो क्या होता है, सेल्स आर टू स्मॉल, यानी सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो ये इनके पास ये इसका मतलब ये है अगर स्पेस कम होगी, ठीक है, स्पेस कम होगी तो तब भी इनके पास ये इनका स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये ज़्यादा स्पेस में, कम स्पेस में ज़्यादा सेल्स आने की सलाहियत रखते हैं, यानी वॉल्यूम ये घेरते हैं, जगह घेरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने पिक्टोरिकली भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का लिखा हुआ है और नीचे यूकैरियोटिक सेल का लिखा हुआ है। यहाँ से यही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस करें बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या यूकैरियोट्स की क्या होती हैं। तो इन दोनों सेल्स की आपको पिक्चोरिकली ना, पिक्चर से साथ साथ पिक्टोरिकली आपको इनकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें ये क्लियर जो न्यूक्लियर है रीजन है वो नहीं होता। जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है DNA, वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे डिस्पर्स होता है। इनके जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स हैं, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, जो भी है, वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम उनमें नहीं होता। वो मेम्ब्रेन की गिर्द उनकी गिर्द मौजूद नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनकी वो रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट को। जो सेल के गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो आयंस को अंदर और बाहर जाने में जो है उसको रेगुलेट करेगी, ट्रैफिक को पॉप करेगी। और मोस्ट जो सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की हवास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आउटर एक लेयर और भी होती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। और सेल वाल की यहाँ पर उन्होंने बाकायदा कंपोजिशन हम यहाँ पे सेल की भी दिखाई हुई है कि ये इंटरनल साइटोप्लाज्म है, ये सेंटर में न्यूक्लियस जहाँ पे होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड रीजन वैसे डीप होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये वाली इंटरनल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर है उसे उन्होंने सेल वाल का नाम दिया हुआ है। और सेल वाल किसकी बनी हुई, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और ये एक्ट करती है एज ए आउटर मेम्ब्रेन। इसके फंक्शन भी उन्होंने लिखे हुए कि सपोर्ट करती है और सेल को शेप देती है। ठीक है, तो और प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम फिगोसाइटोसिस से। फिगोसाइटोसाइटिस का मतलब है सेल का खुद को ही खा जाना, खुद को ही खाने का अमल, तो उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट करती है। तो आपने ये फीचर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें जो स्पेशल फीचर हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो हैं, इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है स्पेशल फीचर्स के अंदर के साइनोबैक्टीरिया हैं, और साइनोबैक्टीरिया को ओल्ड नाम जो है ब्लूगेन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, और इनके अंदर प्लांट की तरह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होगा। क्लोरोफिल जो होगा क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर है, क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो उसके इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन्स के फोल्ड बने होंगे। ठीक है, जिसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अदर हैव मीजोसोम। ठीक है, सम हैव एक्टिन लाइक फिलामेंट्स एंड अदर हैव फ्लैजिला मेड अप। कुछ इनके पास जो सेल्स प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक्टिन लाइक यानी एक्टिन की बनी हुई प्रोटीन की कुछ फिलामेंट्स भी होते हैं, और कुछ के पास इस तरह फ्लैजिला होता है। और फ्लैजिला जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन एक होती है जिसका नाम है फ्लैजिलन, उसका बनी होती है। तो ये इससे आपने इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर EMS। EMS का मतलब है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कितनी हैं, क्या स्ट्रक्चर है। तो याद पर उन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है, मैं यही आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि ये न्यूक्लियस उन्होंने बताया हुआ कि ये सारा क्या है, हमारा सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियर केज होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन फाइबर्स हैं और सब कुछ यहाँ पे जो काम है दूसरे RNA का और दूसरी DNA की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, वो भी यहाँ पे होता है। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है इसको जिस चीज़ ने बाहर से कवर किया हुआ है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वल्प। ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वल्प की दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक
आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के गिर्द, और न्यूक्लियस के ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ सुराख भी होते हैं, प्लाज्मा न्यूक्लियर प्लाज्मा, या आप ये कह लें न्यूक्लियर प्रोटीन जो लेयर है वो, और न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये न्यूक्लियर लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं, या फिर कह लें कि न्यूक्लियर इन्वल्व के ऊपर होते हैं, ये पोर्स होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रोमेटन। क्रोमेटन बेसिकली क्या है, जिसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है, वो प्रोटीन के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद होता है, जिसके हम कहते हैं क्रोमेटन, ठीक है। कि कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए होती है। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक यूक्रोमेटन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटन होता है। यूक्रोमेटन क्रोमोसोम्स और हेट्रोक्रोमेटन क्रोमोसोम्स में डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या है, यूक्रोमेटिक जो डीएनए होगा उसमें वो डीएनए जो होगा ना वो स्लाइटली बाउंड होता है या कंप्रेस हुआ होता है। इसमें डीएनए जो होता है वो अनफोल्डेड फॉर्म में होगा, ज़्यादा जो है बाउंड नहीं होगा, ठीक है। और वो बीडेड स्ट्रक्चर देता है, बीड कर देता है, इस तरह पढ़ के ना, बीडिंग स्ट्रक्चर गोल गोल सी एक चेन देता है। और हेट्रोक्रोमेटिक में जो होता है ना वो डीएनए जो होता है टाइटली बाउंड होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और फोल्ड हुआ होता है प्रोटीन्स के साथ। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। तो ये अपने हेट्रोक्रोमेटन डार्क रीजन है, यूक्रोमेटन जो होता है लाइट रीजन है, ये आपने याद रखने। यहाँ पर उन्होंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई हुई। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है कि इसमें क्या होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इसमें आपने डेफिनेशन करनी है कि जिसमें हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं, उनके जो इंट्रैक्शंस है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने डेफिनेशन याद रखनी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, रिफर्स टू द बायोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हेल्प करती है, मॉलिक्यूल्स की। जो कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जीन्स के साथ जीन प्रोडक्ट और हेरिडिटी जो हैं प्रोडक्ट देते हैं। इसके साथ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अगर और कोई दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम जीन्स को, जीन्स के प्रोडक्ट को, हेरिडिटरी जो रूल्स हैं और हेरिडेशन है उनको पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है आजकल अगर हम देखें तो ये एज ए डिसिप्लिन ग्रो कर रही है, यानी एक अलग फील्ड के तौर पर ये आ रही है। इसके फील्ड के बहुत फ़ायदे भी हैं और इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी हैं। और आज जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसकी जो मिडेस्ट में 2 साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई है। वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आजकल जो अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के दौर है, तो मिडेस्ट इस एज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। और साथ में जो दूसरा फील्ड ग्रो कर रहा है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, यानी इनकी एप्लीकेशन भी ज़्यादा और इनमें वर्क भी ज़्यादा हो रहा है। तो इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डील करती हैं। यानी इन दोनों फील्ड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है। उसको हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिफरेंट हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या क्या है, हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड दी बायोलॉजिकल साइंसेज। इसने बायोलॉजिकल साइंसेज को बढ़ा के पेश किया, उनकी अहमियत को वाज़िया किया है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ और एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर इसका यूज़ होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होते हैं, इसकी क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, जेनेटिक्स से और बायोकेमिस्ट्री से। इसका मेन जो है रिलेशनशिप है कि जेनेटिक्स के फील्ड में और बायोकेमिस्ट्री में सम इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी हैं जो कि जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में हुई थी, तो उन डिस्कवरीज़ ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड को जन्म दिया था डिसिप्लिन के तौर पर। यहाँ पर हम उन जो है मुख्तलिफ जो हमारे पास डिस्कवरियाँ वो देखते हैं जो इनिशनली हुई थी। सबसे पहले जो यूरिया को लैब में आर्टिफिशियली तरीके से सिंथेसिस किया था उसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उस बंदे ने किया था 1828 में। इसने किया था, इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो साबित हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बन सकते हैं। दूसरा था द फर्स्ट एंजाइम इन डायस्टेज वाज डिस्कवर्ड बाय एनसेल्म पायन इन 1833। आपने इनके पूरे एक्सपेरिमेंट को याद नहीं करना, जस्ट समझ रहे हैं कि ये क्या है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जस्ट हेडिंग दी हुई है कि किस ईयर में कौन सा एक्सपेरिमेंट किस बंदे ने दिया था, तो आपने इन सबको MCQs के लिए याद रखना है। तो एंजाइम डायस्टेसिस जो था ये ग्रुप है एक एंजाइम्स का जो कि क्या करता है, कैटालाइज करता है बैकग्राउंड ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। जो कार्बोहाइड्रेट है ना स्टार्च, उसको माल्टोज में चेंज करने के लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पर ये काम करता है। और ये डिजीज़ जो है जो होती है ना शुगर की, उसमें भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जेनेटिक्स में किसने काम किया है, हमें पता है मेंडल्स के ला, हम सब ने पढ़े हुए हैं। मेंडल्स ने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया था। उसने अपने जेनेटिक्स पे काम करके क्या किए थे, कुछ दिए थे मेंडल्स ने, एक्सपेरिमेंट दिए थे जिसमें उसने लॉज दिए थे। जैसे उसने दिया था सेग्रीगेशन लॉ,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिसोर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ उसने दिया था एक थर्ड है डोमिनेंस का। तो आपने इसका ये काम देखना है और इसने सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि जीन्स किस तरह नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस लाता है। जॉर्ज मेंडल था, ठीक है, इसने दिए थे ये लॉज इन 1865। ये आपने याद रखना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडल ने पहले काम किया था। उसके बाद मेंडल के काम के ऊपर रिसर्च करके जो थॉमस हंट मॉर्गन था उसने काम किया था 1910 में। उसने भी क्रोमोसोम्स और जीन्स के और जेनेटिक्स पे ही काम किया जैसे मेंडल ने किया था, लेकिन उसकी जो थ्योरी थी वो थोड़ी डिफर करती थी। उसने जो थ्योरी दी थी उसने कहा था कि जो क्रोमोसोम बिहेवियर है ना वो इन्वॉल्व होता है सेग्रीगेशन के और लॉ ऑफ मेंडल इंसॉर्टमेंट में और डोमिनेंस में सिर्फ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसने थोड़ा मेंडल्स के काम को जुटला दिया था। तो आपने ये काम याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में जो डिस्कवरीज हुई हैं इस फील्ड में किसने किया, इससे बायोकेमिस्ट्री में द डिस्कवरी ऑफ डीएनए हुई जिसने फ्रेडरिक हेमिसेचर इन 1869 में दी थी। एडवर्ड बचनर ने डिस्कवर किया था सेल्फ फ्री फर्मेंटेशन। ये तो आपको पता है ना, डीएनए की स्ट्रक्चर को किसने बयान किया था, डिस्कवर किया था। सबसे पहले ये आपने नाम याद कर लेना है। साथ जो है जो सेकंड साइंटिस्ट है इन 1897 में उसने क्या किया था, एक डिस्कवरी फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया था जो आज हम बेकरीज में यूज़ करते हैं। इसने क्या किया था, जो फर्मेंटेशन का इसने प्रोसेस बताया था उसने वो वाई फर्मेंटेशन करने का जो प्रोसेस था, मेथड था, वो सेल फ्री था। सेल्फ फ्री फर्मेंटेशन एक ऐसी है जो कि हम सोल्यूबल एंजाइम इन यीस्ट की जूस के अंदर एंजाइम्स के थ्रू करते हैं। उसमें जो होते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेल जो होते हैं फर्मेंटेशन को में यीस्ट के सेल खुद इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उन सेल से बने हुए जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने में और फर्मेंटेशन बनाने में, ठीक है। तो ये इसने बताया था। नेक्स्ट है कि जेम्स बी सुमेनर, इसने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था एंजाइम को, कब, 1926। इसने क्रिस्टलाइज एंजाइम जो था उसके ऊपर काम किया कि किस तरह क्रिस्टलाइज एंजाइम यूरेसिस जो है वो काम करता है और उसके ऊपर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट था कि वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस थी वो किसने दी थी, जॉर्ज बेडल एंड एडवर्ड टैटम ने 1941 में। ये किस में काम हुआ है, जेनेटिक्स के अंदर जो जीन्स के ऊपर काम हुआ। थर्ड काम किसने किया था, दो लोग थे, एक जॉर्ज बेडियल था, एडवर्ड टैटम था। उन्होंने की 1941 में, MCQ के लिए याद रखना है। इन्होंने कहा था कि जो एक जीन होती है सिंगल जीन, ठीक है, वो एक ही नेक्स्ट पैदा करती है, एक ख़ास किस्म का एंजाइम पैदा करती है। वो एंजाइम मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एक ख़ास प्रोटीन पैदा करता है और वो प्रोटीन जाके एक स्पेसिफिक फिनोटाइप देगी कि हर जीन जो है वो मुख्तलिफ अपना अपना एंजाइम पैदा करेगी। एंजाइम जो होगा वो नेक्स्ट मुख्तलिफ तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए नेक्स्ट प्रोटीन देंगे। अगर उस जीन में कोई चेंजिंग आई, म्यूटेशन हुई, तो उस एंजाइम में भी म्यूटेशन होगी। एंजाइम में म्यूटेशन हुई तो प्रोटीन का जो बनने का पाथवे होगा उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ गई और इस तरह वो फिर क्या होगी, फिनोटाइप जो होगी वो भी चेंज आ जाएगी। फिनोटाइप क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस जो होती है ना, दिखने में जो उसकी अपीयरेंस है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स पे, कुछ बच्चे अपनी मदर पे शक्ल से मिलते हैं, कुछ अपने फादर से शक्ल से मिलते हैं, वो फिनोटाइपिकली होता है कि कौन किससे मिलता है, किससे रिजेम्बलेंस करता है। तो ये इन्होंने वन जीन वन एंजाइम प्रपोज की थी, ये भी आपने याद रखना है। इतना ज़्यादा आपने डीपली नहीं जाना, ये आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। यहाँ से आपका सिर्फ MCQ आएगा। बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट काम किया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स DNA स्ट्रक्चर। शुरू में जो DNA स्ट्रक्चर थी वो डबल हेलिक्स नहीं थी। बाद में जेम वाटसन और उसके कोलीग ने 1953 में प्योर जो असल स्ट्रक्चर है DNA की वो पेश की गई थी। उसके बाद जेनेटिक्स में फिर किसने काम किया था, ऑस्वाल्ड एवरी और उसके कोलीग ने किया था कि DNA जो है, इन्होंने ये साबित कर दिया कि असल जो हेडरेटिव मटेरियल है वो DNA है। DNA के अंदर जो जीन्स होती हैं ये मिल के जो हैं एक विरासत की जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से आगे ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों में मुंतकिल होती है, वो DNA के ज़रिए होती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ किए थे, 3-4 एक्सपेरिमेंट हैं इनके, तो उनके ज़रिए इन्होंने साबित किया था। इसके बाद इट वाज फर्दर, और इनके एक्सपेरिमेंट को किसने आके कंफर्म कर दिया, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने इन 1952 में, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आते गए और काम करते गए। इस बाद में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल बायोलॉजी में आपने देख लिया कि 2 फील्ड ने क्या किया, माइक्रोबियल बायोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन ने काम दिया, एक बायोकेमिस्ट्री ने, ठीक है, और एक बायो जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स के अमल ने। तो ये सारी जो है हिस्ट्री आपने पढ़ ली। तो नेक्स्ट 1957 में जो फ्रेडरिक क्रिक लेड आउट दी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या इनहेरिटेंस। सेंट्रल डॉगमा क्या मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से जाती है आरएनए में, और आरएनए के थ्रू क्या बनता है, प्रोटीन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो इधर से कोड होती है, इधर से आरएनए के पास जाती हुई इनकोड होकर प्रोटीन बना देती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ये कि पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन होगा, अभी सिंपली आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें सेंट्रल डॉगमा क्या है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड हम लेते हैं, ठीक है। डीएनए की हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, उसका डबल स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उससे क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास आरएनए बन जाएगा। आरएनए जो होगा वो इनकोडेड फॉर्म जो होगी डीएनए की इन्फॉर्मेशन की वो लेके जाएगा और उसे ट्रांसलेट करके यानी इनकोड करके क्या बना देगा, प्रोटीन। इसको ही हमने क्या बोलना है, सेंट्रल डॉगमा। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ आज की जो वीडियो है इसमें आप यहाँ तक टॉपिक कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगी। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।